हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी वीट वाली जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और आज मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ आपको बारले की जौ की कवर्ड स्मर्ट ऑफ बारले। कल अपन ने अनकवर्ड या लूज स्मर्ट वाला करा था, तो उसमें भी अष्टी लगो है और इसमें भी अष्टी लगो है, लेकिन वो आपके वीट की थी, ये आपकी जौ की या बारले की है। और यहाँ पे जो स्पोर्स है उस स्पोर्स पे कवर पाया जाएगा, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कवर्ड। अब ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ में अगर अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं तो इंट्रोडक्शन में ये भी डिजीज़ है वो अधिकतर सारे एरिया में, राजस्थान में तो फिर भी कम है, बाकी नॉर्थ वगैरह में ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसमें बिल्कुल जो उसकी बाली होती है, जैसे अपन ने अनकवर्ड में पढ़ी थी लूज स्मर्ट में, वैसे यहाँ पे भी जो है सिम्टम्स वो बाली में दिखता है, तो वो काले रंग की दिखाई देती है। अब ये जो बाली है इसी को कि बिल्कुल ब्लैक कलर की दिखाई देती है, तो कल जैसे अपन ने इसको कंडुआ और ये नाम दिया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बंद कंडुआ, पहले वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कंडुआ था और यहाँ पर अपन इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, बंद कंडुआ, ढका हुआ कंडुआ। तो इस तरीके से क्योंकि कवर्ड है इसलिए। फिर उसके बाद में अपन इसके लक्षण देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि जैसे ही बाली दिखाई देती है और उसमें इसका इन्फेक्शन जो या संक्रमण यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें जो बाली है वो काले रंग की दिखाई देती है और अगर आप देखो तो बिल्कुल थोड़ी सी इसमें से जैसे अपने काजल होता है उस तरीके से इसमें से ब्लैक कलर का पाउडर बाहर निकलता है। अब यहाँ पर जब आप देखते हो तो इनके ऊपर एक हल्का सा कवर चढ़ा रहता है और उस कवर के कारण ये जो काला रंग है ये नीचे इसकी तरफ से दिखाई देता है और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं और ये स्पोर्स थोड़े से चिकने होते हैं। इनके ऊपर एक फैट लेयर या जो वसा युक्त लेयर रहती है, जिसके कारण ये चिपके भी रहते हैं और थोड़े से चिकने भी रहते हैं। तो ये इनकी एक स्पेशल चीज़ है। और जैसे मान लीजिए कि जब हम स्टोर भी करते हैं तो उस स्थिति में भी ये आपस में क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। फिर उसके बाद में अब अपन रोगजनक की बात करते हैं, एस्टिलगो हॉर्डाई, क्योंकि जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, हॉर्डियम वल्गैर, तो उसी नाम पे यहाँ पर हमने इसको क्या नाम रखा हुआ है, हॉर्डियाई। अब ये जो है इसमें अगर आप इसके स्पोर्स देखते हो तो स्पोर्स भी इसमें बहुत थिक, जैसे फोटो में भी आप देखोगे तो बहुत थिक वॉल है इसके ऊपर। और उसके अलावा इसमें फैट लेयर या फैटी लेयर या आप कह सकते हो वसा युक्त पदार्थ की आवरण भी होता है। फिर ये अगर वैसे देखो तो थोड़े से क्या कहना चाहिए, भूरे, हल्के भूरे ब्लैक कलर के दिखाई देंगे और जैसे ही इन्हें पानी मिलेगा, नमी मिलेगा, ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्मिनेट होकर बहुत सारे जो है इनमें से फिलामेंट या तंतु हैं वो बाहर निकलेंगे और फिर ये वापस से अपना जाल, माइसीलियम जाल बनाकर संक्रमण प्रारंभ कर देंगे। तो थोड़े से इनकी, क्योंकि वैसे आप वैसे भी देखो कि ज़रा सा बारिश का मौसम होता है तो सब जगह फंगस लगने लगती है, तो ये इनके लिए एक बहुत अनुकूल या फेवरेबल कंडीशन होती है पानी, तो ये इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना चालू कर देते हैं। फिर हमारे पास में इसका डिजीज़ साइकिल। तो डिजीज़ साइकिल में सबसे पहले, क्योंकि ये बीज के बाहर होता है तो ये ध्यान रख लेना कि ये क्या है, एक्सटर्नली सीड बोर्न। कल अपन ने देखा था इंटरनली यानी सीड के अंदर, और ये सीड के बाहर है एक जाल के जैसे। सीड हमारे पास में अच्छा है, हेल्दी है, लेकिन ये इसके चारों तरफ होगा और अगर ऐसे सीड को आप बोओगे तो वो फिर बाद में अंदर एंटर करके आपको जो प्लांट है उसको इन्फेक्टेड कर देगा। तो सबसे पहले जो है ये सीड है, जब ये ग्रो होता है
तो ग्रो होने के साथ साथ में इसका जो फंगस है वो भी ग्रो होता है, और ग्रो होके वो बहुत बड़ा सा जाल बनाता है, और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स मिलते हैं, और इसके बाद में ये पूरे प्लांट को इन्फेक्टेड करता हुआ फिर बाली में इसके स्पोर्स या ईयर में इसके स्पोर्स दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से इसका पूरा जाल जो है बनके तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में है इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो जहाँ पर हमने सीड्स को रखा है वहाँ पर अगर हम ऐसी अच्छा सा हॉट टेम्परेचर कर दें, थोड़ा सा उसको सनलाइट में सुखा दें सीड वगैरह को, तो ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा ये जो इसके अगर मान लीजिए इन्फेक्टेड बाली हो गई है तो उन बाली को एक तो हटा देना चाहिए, काट के बाहर, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। या तो कहीं बांध के कवर्ड करके इसको ज़मीन में डाल दें या उसको जला दें, तो इस तरीके से जो है इसके स्पोर्स बाहर नहीं निकलेंगे। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल है, तो उसमें वही जो है रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे C163, BJ13, 14, इस तरीके से। फिर उसके बाद में केमिकल मैनेजमेंट है, तो ऑक्सीकार्बोक्सिन ये है 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये तो आपकी हो गई कंप्लीट कौन सी कवर्ड वाली। मैं इसलिए जल्दी इसको करा रही हूँ क्योंकि जो अगली वाली है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट भी और थोड़ी बड़ी भी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है सरसों की, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, सरसों का है। और ये जो सरसों का है इसमें आप लोगों ने सरसों का पेड़ तो देखा ही है, इनकी जो बड़ी पत्तियां हैं उन पत्तियों के ऊपर आपको ये फफोले के रूप में, स्पॉट के रूप में दिखाई देगी। तो ये जो है सरसों, और ये अपने राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर जो है जितनी अपनी क्रूसीफेरी फैमिली है उस क्रूसीफेरी फैमिली को जो है इन्फेक्ट करती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इसके कैरेक्टर या इसके सिम्टम्स। अब यहाँ पे सिम्टम 2 तरीके के दे रखे हैं, एक तो स्थानीय मतलब लोकल, और एक है सिस्टेमिक यानी कि सर्वांगी। जो लोकल वाले हैं उसमें तो जो पत्तियाँ वगैरह हैं उसके ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स वगैरह जो है वो दिखाई देंगे, स्टेम पे स्पॉट्स दिखाई देंगे बड़े बड़े। और अगर आप उनको देखोगे जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह में देखते हैं तो इन फफोलों या स्पॉट्स के नीचे आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इसका जो दूसरा सिम्टम देखते हो जो कि है सिस्टेमेटिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर जो है इसमें मस्टर्ड वाले में ये आता है। तो ये जो है सर्वांगी संक्रमण या सिस्टेमेटिक यानी कि पत्तियां और तने के अलावा ये जो इन्फ्लोरेसेंस है उस इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम या पुष्प को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब यहाँ पर जैसे आप डायग्राम भी देख रहे हो तो इस यहाँ है मृग सीड्स या स्टैग हेड। ये एक जो हिरन होता है जिसमें बहुत सारे उसके जो सींग होते हैं वो ब्रांचेस टाइप से, तो उसी से यहाँ पे लिया हुआ है स्टैग हेड। तो ये जो है इसमें जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो फूल के बड़ा हो जाता है। जैसे अपने स्टार्टिंग में जब अपने पैथोजन के कैरेक्टर पढ़े थे डिजीज के, तो वहाँ पे अपन ने हाइपरट्रॉफी, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि जो फ्लावर है या जो पुष्पक्रम है वो फूल के बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे फूल नहीं उग के ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई तना ही था या यहाँ पे स्टेम ही था या लीफ था, तो ये कहलाता है स्टैग हेड। तो उसको जो है इम्पॉर्टेंट कर लेना। और इसमें फ्लावर में भी जो अंडाशय वगैरह है, ओवरी वगैरह है, वो फूल के बड़ी हो जाती है। तो ये जो इसका कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अपन इसकी बात करते हैं रोगजनक या पैथोजन की। पैथोजन यहाँ पे है एल्बिको कैंडिडा, और ये जो एल्बिको कैंडिडा है ये अविकल्पी परजीवी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट है कि ये जो है ये केवल सरसों के ही या क्रूसीफेरी प्लांट्स पर ही आता है। अब इसका जो डायग्राम है जो ये एल्बिको कैंडिडा वाला, ये आपकी बुक में नहीं है, मैं भेज रही हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब अगर आपका पैथोजन का आएगा तो आप इसका पूरा जो अंदर वाला चीज़ है वो पूरी बताओगे। तो इसका जो पूरा का पूरा डायग्राम है
इसमें देखो आपको बहुत सारे स्पोर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल एक के ऊपर, जैसे अपन मटके के ऊपर मटका रखते हैं उस तरह से यहाँ स्पोर्स दिख रहे हैं। और ये जो इनका क्रम है, ये क्रम कौन सा है? तालाबी सारी, बेसिपिटल, यानी कि यहाँ जो बड़ा वाला स्पोर है वो तो होगा ऊपर और छोटा वाला होगा नीचे। और जब ये बनते हैं तो बनने के बाद में कुछ समय बाद ये लीफ की या स्टेम की ऊपर की कवरिंग को फाड़ के बाहर निकल जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं। जब ये फ्री हो जाते हैं तो ये फिर उसके बाद में जाके जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं। तो ये जो स्पोर, जो छोटे स्पोर्स बनाएंगे, यही स्पोर जो होंगे इनमें से कुछ मोटाइल या जिनको आप बोलते हैं चल बीजाणु वो होते हैं जिनमें कि फ्लैजिला या कसाभिकाएँ होती हैं। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा अचल और चल, तो अचल में कोई भी फ्लैजिला नहीं मिलेगी, जबकि चल में फ्लैजिला मिलेगी और वो उसकी सहायता से मूव करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चल या मोटाइल। अब यहाँ पर जो है ये हो गया। फिर ये दूसरे हैं कि ये विषम थैलेसी होते हैं, यानी कि हीट्रोथैलिक मतलब होता है कि जो थैलस है उस थैलस में मेल और फीमेल ऑर्गन भी अलग अलग डेवलप होंगे, उसके थैलस भी अलग अलग डेवलप होंगे, फीमेल थैलस अलग होगा, मेल थैलस अलग होगा। तो इस तरीके से ये इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो फीमेल है वो oogonia में डेवलप होगी उसके स्पोर्स, और जो मेल है वो एंथीरिडिया में डेवलप होंगे। फिर यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तो निषिक्तांड बनेगा या ऊस्पोर बनेगा और वो जर्मिनेट होकर वापस से उसके जाल को बनाएगा। तो ये जो है इसका एल्बिगो कैंडिडा का जो खुद की स्ट्रक्चर है ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में रोग चक्र, तो रोग चक्र वही है कि निषेतांड या ऊस्पोर जर्मिनेट होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आ गई उसमें से स्पोर्स निकलेंगे और वो डेवलप होके पूरे प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट है, तो वही आपका कल्चरल मैनेजमेंट हो गया कि इसमें अर्ली वैरायटी डेवलप करनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्रॉप रोटेशन लेना चाहिए। फिर जो वीड्स हैं उन वीड्स को हटा देना चाहिए। और फिर उसके बाद में, क्योंकि ये सीड बॉर्न है तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, तो उसमें प्रतिरोधी किस्मों को काम में लेना है, जैसे क्रांति है, TM है, RN510 है, तो इनको यूज़ करना है। फिर अगर अपन केमिकल मैनेजमेंट देखते हैं तो मेटालेक्सिल, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं 6 ग्राम पर kg के हिसाब से। फिर ये मैनकोजेब हो गया, जितनी फंगल डिजीज़ है उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में जो है ये आपका केमिकल वाला हो गया, मेटाक्सिल और मैनकोजेब को मिक्स करके भी स्प्रे किया जाता है जब ये इन्फेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका सरसों वाला जो है कंप्लीट हो गया। आज मैंने आपको 2 करवा दी, एक तो इसका जौ का हो गया और दूसरा आपका सरसों का। तो ये दोनों ही वहाँ पे एस्टिलगो से है और ये एल्बिगो कैंडिडा है, दोनों ही फंगल डिजीज़ हैं। तो ये आज आपकी 2 डिजीज़ हो गई हैं। डायग्राम में भेज रही हूँ बेटा, जो नोट्स भी बच्चे भेज रहे हैं उसमें डायग्राम नहीं बना रहे हैं। डायग्राम इसीलिए मैं आपको भेज रही हूँ क्योंकि आपके बुक्स में इतने अच्छे डायग्राम नहीं है। तो जब मैं आपको इतने अच्छे भेज रही हूँ तो उनको यूज़ करो और यूज़ करके बहुत अच्छे सुंदर से नोट्स मुझे बनाकर भेजो, ठीक है। ओके, थैंक यू।